नमस्कार एवरीवन, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली का दिन है और इस अवसर पर मैं आज एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। अभी तक मैं बच्चों की वीडियोस बनाती थी, तो मुझे लगा कि पटाखे फूट रहे हैं समूह के, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, तो मुझे लगा क्यों ना इसके लिए कुछ वीडियोस बनाए जाएं। तो आज हम शुरुआत करेंगे और हम पहला लेकर के चलेंगे अपने उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हम उत्तराखंड का जीके लेकर के चलेंगे। तो इससे आज हम शुरुआत करेंगे और डेली हम एक टॉपिक इसमें मैं आपको करवाऊंगी। तो पहला जो है हमारा उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह जो है वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्हों से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है हमारा वो कब बना था। उत्तराखंड हमारा बना था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और इससे पहले इसका नाम था उत्तरांचल। इसके जो प्रतीक चिन्ह है उनका निर्धारण 2001 में किया गया। 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था और उसका प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। सबसे पहले उत्तराखंड का राज चिन्ह, वो क्या है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, जिसमें हमारी 3 पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। बीच में एक रेड कलर का डायमंड का शेप है, जिसके बीच में हमारा क्या है, अशोक की लाट है, ठीक है। तो राज के चिन्ह हीरे के आकार का समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसके बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसा है हमारा ये राज चिन्ह, ऐसा है, ठीक है। और ये जो है हमारी लाल रंग का है इसमें, और ये इसके नीचे हमारी 4 जल धाराएं हैं, और इसके नीचे क्या लिखा है, उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराएं दिखाई गई हैं, जो नीले रंग में है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन सी नदियां हैं। अगर आपके टेस्ट में आ जाता है कौन कौन सी हैं वो नदियां, तो है वो हैं गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी है। राज्य चिन्ह में सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। तो ये जो लिखा गया है नीचे उत्तराखंड राज्य, ये नीले रंग से लिखा गया है। उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड का राज्य गीत। तो उत्तराखंड का राज्य गीत जो है वो है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। ये राज्य गीत जो है 6 फरवरी 2016 को इसको लिया गया था। उत्तराखंड राज्य का गीत इसे माना गया था। ये लिखा है हेमंत बिष्ट द्वारा। राज्य गीत जो है हमारा 9 मिनट की अवधि का है। इसमें चयन समिति में जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज दी है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने और अनुराधा निराला ने। अब है उत्तराखंड राज्य का पशु कस्तूरी मृग। क्या है, उत्तराखंड राज्य का पशु है कस्तूरी मृग, जिसका कस्तूरी मृग को हम क्या कहते हैं, हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कितनी ऊंचाई पे मिलते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ है कई बार। तो 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दिवाली है और इतने पटाखे फूट रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा हो। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजाति। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल्वा मुशीडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा और कहाँ मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,
कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो ये उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में पाए जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? कस्तूरी मृग की विशेषताएं। कस्तूरी मृग का रंग भूरा और उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर, 2 बाहर निकले हुए, नुकीले दांत और लगभग 20 इंच की ऊंचाई होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं और जिनको हम रीडिंग कर लें तो भी हमारे लिए इनफ है। अगर आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अच्छा, कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते। आत्मरक्षा के लिए ये अपने नुकीले दांत का प्रयोग करते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि यह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। अगर इसकी विशेषता आ जाए कि क्या है तो वो यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। कस्तूरी मृग गर्भाधारण अवधि जो है वो 6 माह की होती है। जो मादा कस्तूरी मृग हैं उनकी गर्भाधारण की अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। केदारपाती एक घास होती है, हरे रंग की होती है। खैर घास सारी हरी रंग की होती है ज़्यादातर, तो वो एक घास होती है। कस्तूरी नर मृग, अच्छा कस्तूरी कहाँ पर मिलता है? वो नर मृग जो है, मेल जो होते हैं, उनके गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त होता है। और हर 3 साल में आप उससे 30 से 35 ग्राम कस्तूरी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कितनी? 30 से 45, 30 to 45 ग्राम जो है आप उससे कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। कस्तूरी 3 प्रकार की होती हैं। एक कस्तूरी जो है वो कपिल, नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहते हैं, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। औषधीय उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में किया जाता है। और रासायनिक रूप से कस्तूरी को क्या कहते हैं? मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाकेडेनाल कहते हैं। पेंटाडेकेनाल, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल कहा जाता है इसको। इसका रासायनिक नेम है, केमिकल क्या बोलेंगे, केमिकल नेम। ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा आते हैं तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है, 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। कहाँ की गई थी? केदारनाथ वन्यजीव विहार। ओके। मेहरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई थी, जो कहाँ है? बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाया जाता है। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। और राज्य में 2005 में कस्तूरी मृग कितने थे? 279 कस्तूरी मृग थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर और अच्छे से इसको लर्न कर लो। अब आता है हमारा उत्तराखंड राज्य का पुष्प कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का पुष्प है हमारा ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 48,000 मीटर से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ऊंचाई पे मिलते हैं। ब्रह्मकमल को क्या कहते हैं? उसके फूल का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्केटेरिस कुल में पाया जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है सोसूरिया अब्बेलिटा। सोसूरिया अब्बेलिटा इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम। ब्रह्मकमल के अन्य प्रजाति फेन कमल व कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। और कौन कौन से मिलते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। एक है फेन कमल और दूसरा कस्तूरा कमल। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई में मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपदम है। महाभारत में के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक रूप कहा गया है, तो महाभारत में भी इसका प्रयोग किया गया है। तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाभारत में
जो ब्रह्म कमल है उसको क्या नाम दिया गया था? सौगंधिक पुष्प। और नेपाल में इसको कहते हैं टोपकोल। हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल कहा जाता है। कश्मीर में इसे गलगल कहा जाता है। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व में 210 और उत्तराखंड राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। सिर्फ उत्तराखंड राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी। ब्रह्म कमल राज्य में कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? फूलों की घाटी में, केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व होता है। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्म कमल की विशेषताएं। ब्रह्म कमल का रंग बैंगनी रंग का होता है, सफ़ेद भी होता है क्योंकि इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है तो अलग अलग रंग के हैं ये। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्म कमल फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ऊंचाई कितनी है, कौन से महीने में खिलते हैं। और ब्रह्म कमल के पौधे में एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ये जो है अर्धरात्रि को खिलता है और सबसे बड़ी बात है कि ये पुष्प जो है वो अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब आता है उत्तराखंड राज्य का वृक्ष जो है बुरांस। बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नेम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। बुरांस एरिकेसाई कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांशो कहते हैं और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांशो और कन्नड़ में इसे बिली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। अब ये प्रश्न भी आ जाता है कि भाई बुरांस जो है वो कौन से राज्य या कौन से देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो वो हो गया नेपाल का। और जहाँ बुरांस को क्या कहा जाता है? गुरांश कहा जाता है। नेपाल में बुरांस को गुरांश कहा जाता है। अच्छा, अब बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। मेघालय में बुरांस को 300 कहा जाता है। भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में हमारे राज्य में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम बुरांस को रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू में हुई थी। सबसे पहले इसकी खोज श्रीनगर में हुई थी, जम्मू में, लेकिन यह हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बुरांस के पुष्पों में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो कौन से अधिनियम के तहत? वन अधिनियम 1974 के तहत। अब है हमारा उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी जो है मोनाल। मोनाल को क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? हिमालय का मयूर कहा जाता है इसे। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। ये आपको सबका याद कर देना कि कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। लोफोफोरस इम्पिजेनस। मोनाल फेजिन परिवार का पक्षी है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 4 प्रजातियां। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड राज्य का, क्योंकि नेपाल जो है वो उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ ही है। मोनाल का स्थानीय नाम मन्याल व मुनाल है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल और हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु कहते हैं और सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में क्या कहते हैं? सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, देख लेते हैं इसे, नीले गुरु, और सिक्किम में से
चांगदोंग कहते हैं। मोनाल के लिए भूटान में बू व नेपाल में डंकन कहा जाता है। राज्य के अलावा कहाँ कहाँ मिलता है ये? असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में पाए जाते हैं। अब मोनाल की विशेषताएं क्या क्या है? मोनाल पक्षी की विशेषताएं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? केदार घाटी में। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना की गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। ठीक है, अब आ जाती है हमारी राज्य तितली, जिसे कहते हैं हम कॉमन पीकॉक। ये बहुत सुंदर होती है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कब? 7 नवंबर 2016 को। कॉमन पीकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पे मिलती है। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो बायनर। 1996 को लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया। तो कब दिया गया? 1996 में लिम्का बुक में। कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियों को खाती है। तो किसकी पत्तियों को खाती है? टिमरू की पत्तियां, और उसमें ही अंडे देती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला गया है? देहरादून के लच्छीवाला में। और कब खोला गया? 2016। कॉमन पीकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्राइडेस डीडी हाट में मिलती है और गोल्डन बर्ड विंग भी कहा जाता है, जिसे गोल्डन बर्ड विंग भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी तितली कौन सी है भारत की? ट्राइडेस, जो डीडी हाट में मिली है। अब आता है हमारा वाद्य यंत्र, जो है ढोल, जो शादियों में जितनी भी ज़्यादातर गढ़वाली जो शादियाँ होती हैं, जो उत्तराखंड की जितनी भी शादियाँ होती हैं, उनमें बजाया जाता है। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। तो कब किया? 2015 में। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसकी खाल लगाई जाती है? बकरी की। ढोल से 22 तरह की ताल बजाई जाती हैं। कितनी तरह की? 22। तो प्लीज़ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी जो भी इम्पोर्टेंट जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है, इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, ताकि आपके लिए इजीली रिवीजन करने में इजी हो जाए। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। नौबत प्रातःकाल की औजी जाति के लोग 22 पर ताल में बजाते हैं। मांगलिक काज शुरू होने पर भी इसे बजाया जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास हैं। ये देख लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। उसके अलावा जो कुछ और हमारे प्रतीक हैं, जैसे कि हमारा गेम, जो उत्तराखंड का राज्य खेल है वो है फुटबॉल, जिसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है और जो दूसरी भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन दूसरी जो है द्वितीय राजभाषा कौन सी है? वो है संस्कृत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी उत्तराखंड राज्य के जो जनपद हैं एक एक करके मैं उनको डिस्क्राइब करूँगी और उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें क्या कितनी नदियाँ हैं या क्या क्या चीज़ें वहाँ की फेमस हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।